हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बीएनपी लीडर, दैट इज बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो लीडर है तारिक रहमान के बारे में, जो 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आए हुए हैं और प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के। अब सोचिए, ऐसा इंसान जो पिछले 17 साल से बांग्लादेश में था भी नहीं, वो आज बन गया है सबसे टॉप कैंडिडेट बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो हम समझेंगे इस वीडियो में ये तारिक रहमान कौन है, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी क्या है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये प्राइम मिनिस्टर बनने का शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दावेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज के साथ। तारिक रहमान जो कि 17 साल बाद वापस आए हैं बांग्लादेश। तो वो कहां पे थे? 17 साल पहले वो जा चुके थे यूके कुछ इलाज कराने के बहाने से, और वो वापस कभी नहीं आए। उन्हें क्यों जाना पड़ा था वो भी हम देखेंगे। कुछ एलिगेशंस थे, कुछ चार्जेस थे उनके अगेंस्ट, कुछ केसेस थे उनके अगेंस्ट, किसी केसेस में वो कॉन्विक्टेड भी थे, बट फिर मेडिकल रीजंस की वजह से यूके गए और वापस नहीं आए। आज 17 साल बाद वो वापस आ रहे हैं। वो है लीडर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के। तो बांग्लादेश में दो मेन पार्टी है या हिस्टोरिकली रही है, एक है अवामी लीग, एक है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी कई बार, शेख हसीना, उसके आउस्टेड के बाद, उसको निकाले जाने के बाद और उसको फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद अब अवामी लीग जो है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो एक ही प्रोमिनेंट पार्टी बचती है। इसका मतलब ये नहीं एक ही पार्टी बची है, पार्टीज तो और भी है, बट ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है अब ये एक प्रोमिनेंट पार्टी बची है, क्योंकि अवामी लीग जो है उसका कंपटीशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसीलिए ये जो रहमान साहब है, जो तारिक रहमान साहब है, वो बन गए हैं एक बड़े ही प्रबल दावेदार प्राइम मिनिस्टर बनने के बांग्लादेश के लिए, जिसके इलेक्शंस अब होने वाले हैं। अराउंड 12 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में। आइए समझते हैं इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। अब ये एक पॉलिटिशियन और या पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इनके जो फादर है वो है बेसिकली जो पहले बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जियाउर रहमान। इनकी मदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, खालिदा जिया। तो जी हाँ, खालिदा जिया भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, शेख हसीना भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। बांग्लादेश में एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी जहां पे दोनों प्राइम मिनिस्टर वन बाय वन जो आ रहे थे, दोनों के दोनों फीमेल थे, कभी खालिदा जिया तो कभी शेख हसीना। हाउएवर, शेख हसीना के रेन के अंदर जब बांग्लादेश की सरकार रही है, वो इंडिया के टुवर्ड्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली फ्रेंडली रही है, वेयर एज खालिदा जिया की सरकार जो है वो इंडिया के अगेंस्ट एनिमोसिटी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है प्रीवियसली। तो बीएनपी का यहां पे प्रोमिनेंट होना शायद इंडिया के लिए उतना अच्छा ना हो। अब खालिदा जिया जो है, जैसा मैंने कहा, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है पहले भी। वो ऑल्सो शी वॉज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 1991 में। अब रहमान जो है वो 2008 से, जैसा कि मैंने कहा, जी रहे थे लंदन में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, और अभी प्रेजेंटली वो लीडर है बीएनपी के। आगे समझते हैं कि इनका राइज और इनकी क्या क्या कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है इनकी लाइफ से। तो इनका बेसिकली रोल जो है इमर्ज हुआ अराउंड 2001 टू 2006 के करीब, जब ये बीएनपी के एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए थे, जब बीएनपी रूल में भी थी। रूल में थी मतलब बीएनपी की सरकार रूल कर रही थी बांग्लादेश में, बट उसी समय उन्होंने काफी सारे एलिगेशंस भी फेस किए, करप्शन के, पॉलिटिकल वायलेंस के, क्रोनिज्म के। क्रोनिज्म मतलब बिजनेस पर्संस के साथ कल्यूड करके पॉलिसीज लेकर आना रादर देन लोगों के भलाई के लिए। करप्शन मतलब ऑफ कोर्स घोटाला, करप्शन, स्कैम, और पॉलिटिकल वायलेंस मतलब वायलेंस यूज करना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, ताकि अपने को डेमोक्रेटिक पावर और ज्यादा मिल सके। अब होता यह है कि यहां पे तो इतने एलिगेशंस इनको लगाए जा रहे हैं, फिर भी ये इनका राइज कैसे माना जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि मनी पावर, मसल पावर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पे मनी, मसल पावर, ये पॉपुलैरिटी काफी सारी इनकी बढ़ रही थी।
अब मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर रूल जब था 2007 में, तब इन्हें अरेस्ट भी एक बार किया गया था। और ये सारे जो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, वो चार्जेस में कई सारे चार्जेस उनके नाम से हटा भी दिए गए, बट कुछ चार्जेस में उनको कन्विक्ट भी किया गया था। तो अब उन्हें भागने की, एग्जाइल मतलब देश से भाग के कहीं और शरण लेने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, वो हम देखेंगे कि 2008 में जब उन्हें सजा सुनाई गई, 2008 में उन्हें बेल दी गई थी। अब ये बेल मतलब ये बेल हमेशा के लिए नहीं है, ये बेल थी ताकि वो जाके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट यूके में करा सके। और एक बार जब वो यूके गए 2008 में, तो तब से वो वापस ही नहीं आए। ठीक है, उसके बाद बीएनपी जब पार्टी जो पावर में आई, उन्होंने जो भी चार्जेस थे वो कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं, मतलब अवामी लीग ने रहमान के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस डाले हैं, बल्कि रियलिटी में ये चार्जेस की कोई मायने ही नहीं है। अब 2024 में, अगस्त 2024 में जब सरकार टॉपल हो गई, गिर गई, तो अवामी लीग के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बचती है, जो कि है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसके अलावा भी कुछ पार्टीज हैं, हम देखेंगे, बट बीएनपी जो है अब वो बन गई है प्रोमिनेंट। अब चेंजिंग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आइए समझते हैं। जैसा हमने देखा, अगस्त 2024 में शेख हसीना को निकाल दिया गया। तो 2024 अगस्त से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 साल होने पे आया है। मोहम्मद यूनुस जो है वो लीड कर रहे हैं इंटरिम, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को। तो 1.5 साल से बांग्लादेश में कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। और उस टॉपल गवर्नमेंट के टॉपल होने के बाद से लेके अभी तक कुछ अराउंड 1400 लोगों की मृत्यु हो गई है, और इससे भी कई ज्यादा नंबर में लोग इंजर्ड या फिर कह सकते हैं काफी चोटें भी लोगों को मिली है। उसके बाद अवामी लीग जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट थी या शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको बार कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया गया है इलेक्शन लड़ने से। सो 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में, उसमें अवामी लीग जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। और हमने पहले भी एक लेक्चर में, वीडियो में देखा था कि शेख हसीना को ट्राइब्यूनल कोर्ट ने बांग्लादेश के डेथ सेंटेंस भी सुनाया है। शेख हसीना बांग्लादेश से निकल के इंडिया आई थी, उसके बाद उनके एग्जैक्ट नो हाउस एज सच पता नहीं है। अब यहां पे तारिक रहमान के रिटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। किसकी सरकार आएगी वो कुछ पता नहीं था। काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए लड़ने वाली थी, बट क्योंकि अब तारिक रहमान वापस आ गए हैं, जो कि बेटे हैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं बांग्लादेश के, उनके, इसी वजह से एक मोरल बूस्ट मिलने वाला है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, जो कि सीक कर रही है पॉलिटिकल पावर अवामी लीग के जाने के बाद से। और यही पावर सीक करने के लिए उन्होंने अपने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को भी त्याग दिया। उन्होंने क्या किया है कि जमाते इस्लामी से अपना नाता तोड़ दिया है। जमाते इस्लामी जो कि एक हार्ड लाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, इन द सेंस दैट काफी फंडामेंटलिस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे या पार्टी है, उनसे नाता तोड़ दिया है, ताकि अपने पार्टी का जो नेचर है वो थोड़ा सा सेक्युलर और सेंट्रिस्ट दिखा सके लोगों को, जनता को, ताकि जो सेक्युलर लोग हैं वो भी इस पार्टी को वोट देने के लिए आगे आए। तो अभी प्रेजेंटली इलेक्टोरल पोजीशन बीएनपी की अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से आती है। बीएनपी फ्रंट रनर मानी जा रही है, मतलब काफी प्रबल दावेदार है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो दिसंबर में जो सर्वे पोल्स टाइप हुए थे, उसमें देखें तो बीएनपी को अराउंड 30% सपोर्ट है। जमाते इस्लामी जैसे कि जो हार्ड लाइनर पॉलिटिकल पार्टी है जो मैंने कहा, उसको अराउंड 26% सपोर्ट है। और एक है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जिसको है अराउंड 6% का सपोर्ट। अब ऑफ कोर्स पार्टी बनाने के लिए 50% से ज्यादा का बहुमत बेसिकली चाहिए होता है। यहां पे 30% ही दिख रहा है, बट कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स ये 30% भी काफी होगा। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में भी फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब अगर एक कैंडिडेट को
105,000 वोट मिलते हैं, दूसरे कैंडिडेट को 104,000 वोट मिलते हैं, तो सिर्फ 1,000 वोट का ही डिफरेंस है, बट ऑफ कोर्स ये सीट इस इंसान को मिल जाएगी। तो अगर हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ वोट की अगर बात करें तो ये जस्ट 50.5% है, ये अराउंड 49 या 51%, ये 49% वोटिंग होगी, बट स्टिल सीट इनको मिल जाएगी, इनको कुछ नहीं। तो इसी तरह से अगर 10 सीट्स पे वोट हो रहा है, टोटल वोट आपको शायद 1 लाख ही इधर मिले, यहां पे 99,000 वोट्स ही क्यों ना मिले, बट क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो ये पॉसिबल है कि पूरी की पूरी 10 सीट इनको मिल जाए और इनको 0 सीट मिल जाए। तो सिर्फ 30% पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी बीएनपी जो है वो अपनी सरकार बना सकती है, और अवामी लीग तो पूरी तरह से एब्सेंट है, जिसका फायदा जो है वो बीएनपी को जाएगा। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इनके सामने। चैलेंज जो है तारिक रहमान के सामने वो ये है कि भाई साहब, आप 17 साल बाद किसी विलायती देश से, किसी फॉरेन कंट्री से वापस अपने खुद के देश आए हो, तो आप अपने लोकल पॉलिटिक्स डायमेंशन में या डायनेमिक्स में कैसे वापस से इन्वॉल्व होंगे, कैसे लोगों को अपील करेंगे, क्या लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, जो अपना देश छोड़ के जा चुका था, भाग चुका था, ऐसा इंसान जब वापस आता है तो क्या वहां की जनता उनको सपोर्ट करेगी? हो सकता है शायद करे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बड़ी स्ट्रांग होती है लोगों को मैनिपुलेट करने में, उनकी इमोशन से खेलने में, और यहाँ पे एक चीज जो मैटर करती है वो होता है रीसेंसी बायस। तो रिसेंटली अगर उन्हें ये दिखा दिया गया है कि अवामी लीग बहुत खराब थी, शेख हसीना बहुत खराब थी, उसे फांसी की सजा हुई है, इससे बेटर तो बीएनपी है, तो ये रीसेंसी बायस के तहत ऑफ कोर्स उनको प्रोमिनेंस मिल सकता है, बट ये उनके सामने चैलेंज है कि भाई अब रीइंटीग्रेट कैसे हो जाए हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और कैसे यूनाइट करें अलग अलग आइडियोलॉजी की लोगों को, ताकि वो सब लोग मिलके बीएनपी को वोट करें। उनको कुछ चीजों को एड्रेस करना होगा, जैसे उनके ऊपर के करप्शन के एलिगेशंस जो थे, या फिर उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो अब किस तरह का होता है, उनके कमिटमेंट्स अब बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के लिए क्या होते हैं, ये सारी चीजें उनको बड़े ही चूज करके अभी बतानी पड़ेगी। बट अगर वो ये कर लेते हैं, जैसा हमने देखा सर्वे के हिसाब से, बीएनपी मे कम इन पावर इन बांग्लादेश। थैंक यू।